महाविकास अघाड़ी गठबंधन में एंट्री मारते ही प्रकाश अंबेडकर ने विपक्षी इंडी गठबंधन पर सवाल उठा दिए। उन्होंने साफ कहा कि इंडी गठबंधन में कुछ बचा नहीं है, ये तो अस्तित्व में है ही नहीं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के बीच सीट बंटवारे को लेकर बैठक हुई और इस बैठक में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पोते और वंचित बहुजन अघाड़ी यानी वीबीए के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने भी शिरकत की। प्रकाश अंबेडकर ने बैठक के बाद कहा कि बैठक में सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया है कि महाविकास अघाड़ी का अंत राष्ट्रीय स्तर पर बने विपक्षी गठबंधन के जैसा ही होना है। अंबेडकर ने कहा कि मेरे अनुसार विपक्षी गठबंधन अब अस्तित्व में नहीं है। प्रकाश अंबेडकर लंबे समय से महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी और इंडी गठबंधन में अपनी पार्टी को शामिल करने का आग्रह करते रहे हैं, लेकिन उन्हें शामिल किए जाने से पूर्व ही इंडी गठबंधन मृतप्राय हो चुका है। महाविकास अघाड़ी को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी बातचीत ठाकरे और शरद पवार से हो रही है, लेकिन न कांग्रेस के साथ। अंबेडकर के बयान पर सफाई देने के लिए तत्काल उद्धव सेना के प्रवक्ता संजय राउत सामने आए। उन्होंने अंबेडकर के बयान का बचाव करते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर का बना गठबंधन मजबूत है। बैठक खत्म होने के बाद अंबेडकर ने कहा कि बीजेपी से मुकाबले के लिए बनाए गए राष्ट्रीय स्तर के गठबंधन में अब कुछ नहीं बचा है और ये खत्म हो गया है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ही बचे हैं। मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो, लेकिन हकीकत यही है। उन्होंने कहा कि हम लोग महाविकास अघाड़ी को इंडी गठबंधन नहीं बनने देंगे। हम सभी को फूंक फूंक कर कदम रखने होंगे। लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर बैठक में अंबेडकर का स्वागत करने के लिए उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता संजय राउत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, अशोक चौहान, बाला साहेब थोराट, मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़, एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल, जितेंद्र आव्हान आए। बैठक में अंबेडकर ने सभी को खरी खरी सुना दी। प्रकाश अंबेडकर के रवैये से एक समय तो सभी नेता विचलित हो गए। अंबेडकर ने पहले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय करने की बात कही, उसके बाद सीट बंटवारे पर चर्चा करने के लिए कहा। बाद में स्थिति संभल गई। बताया जाता है अंबेडकर ने 6 लोकसभा सीटें अकोला, दक्षिण मध्य मुंबई, सोलापुर, परभणी, अमरावती और बुल्ढाना मांगी। इससे पहले उनकी पार्टी ने 12 सीटें मांगी थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। शराब घोटाला मामले में फंसे अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने 5वां समन भेजा और 2 फरवरी को पेशी के लिए बुलाया, लेकिन पिछली बार की तरह ही एक बार फिर उन्होंने बुलावे को ठुकराते हुए समन को गैर कानूनी कह दिया। शुक्र है कि दिल्ली पुलिस के नोटिस को अब तक उन्होंने गैर कानूनी नहीं कहा। दिल्ली पुलिस अब उस अपराध के भेद को खोलना चाहती है जिसके तहत केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया था। असल में आरोप लगाकर भाग जाना केजरीवाल की पुरानी आदत रही है। कई बार जब मामला फंसा तो झट उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन इस बार बीजेपी ने जिस तरह से शिकायत पुलिस से की है वे केजरीवाल के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, वह भी ऐसे वक्त में जब ईडी उन्हें बार बार समन भेज रही है। हालिया घटनाक्रम को देखें तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया। इसके चलते ये सवाल उठने लगे कि क्या सोरेन की तरह ही अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। केजरीवाल के सियासी पैटर्न को देखें तो उसमें हेमंत सोरेन की नकल करने के संकेत मिल रहे हैं। हेमंत सोरेन के बारे में बात करें तो सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने 9 समन भेजे थे। सोरेन बार बार ईडी का समन नजरअंदाज करते रहे और इसके चलते उनके खिलाफ मजबूत होता गया केस। 10वां समन भी नजरअंदाज करने पर दौड़ भाग के बाद आखिरकार हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर ही लिया गया। दूसरी ओर केजरीवाल को देखें तो वो भी अभी तक 5 समन ठुकरा चुके हैं। इसके चलते सवाल ये उठता है कि कहीं जानबूझकर तो ये समन नहीं ठुकराए जा रहे, क्योंकि ये उनके राजनीतिक स्टाइल का एक अहम हिस्सा भी रहा है। अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स हमेशा से ही जनता से सीधे जुड़ाव और सहानुभूति बटोरने वाली रही है। अपने बच्चों की कसम खानी हो या फिर नीली वैगनार कार से दफ्तर जाना, केजरीवाल जनता के बीच सहानुभूति बटोरने में मास्टर रहे हैं। ऐसे में वे जानते हैं कि अगर ईडी की टीम उन्हें गिरफ्तार करने आती है तो वे अपने साथ उन्हें ले जाएगी और सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी सहानुभूति कार्ड खेल सकती है और इसका फायदा उनकी पार्टी को कितना मिलेगा ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन दिल्ली पुलिस के ताज़ा नोटिस ने उनसे सहानुभूति कार्ड खेलने का मौका भी छीन लिया, क्योंकि आरोप खुद केजरीवाल ने लगाए हैं। इसलिए सबूत पेश करना भी उनका काम है। अगर वे ऐसा नहीं कर पाए तो फिर बड़ा खेल हो सकता है और केजरीवाल के पास पछताने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में अपने एक बयान में कहा था कि शराब घोटाला से जुड़े इस मामले में पिछले 2 साल से जांच चल रही है, लेकिन ईडी ने उन्हें लोकसभा चुनाव से ठीक 2 महीने पहले क्यों बुलाना शुरू किया। केजरीवाल ने इसे राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि ईडी बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है और उन्हें कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। राघव चड्ढा से लेकर संजय सिंह तो राज्यसभा तक में आंदोलनकारी की भूमिका में आते हैं और आक्रामकता से बीजेपी पर हल्ला बोलते हैं। इसके चलते अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो निश्चित तौर पर
पार्टी एक बार फिर अपने आंदोलनकारी रवैये को अपना सकती है, जो कि आम चुनाव से पहले उसके लिए फायदे का कदम साबित हो सकता है। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी की शिकायत पर पुलिस का एक्शन काफी फर्क डाल सकता है, इसलिए केजरीवाल को अपने आरोपों को सही साबित करना होगा। नहीं तो जो आरोप बीजेपी उन पर झूठे होने का लगाती रही वह साबित हो जाएगा और उनकी छवि एक झूठ बोलने वाले नेता की बन जाएगी। शराब घोटाला से जुड़े केस में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं। सिसोदिया पिछले लगभग 1 साल से जेल में हैं। Bureau Report, News of India. पंजाब में कांग्रेस का एक बड़ा विकेट गिरने वाला है। पार्टी में लगातार जारी खटपट, दूसरे नेताओं से अनबन और कारण बताओ नोटिस के बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए कांग्रेस में खलबली मचा दी। नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश चुनाव समिति बैठक में शामिल नहीं होने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और उसके बाद का सामना रहे नवजोत सिंह सिद्धू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशा, ये दौलत सब किराएदार हैं, मकान बदलते रहते हैं। इसके बाद फिर एक बार उनके पार्टी छोड़ने की अटकलें तेज हो गईं। पंजाब में बीजेपी की कमान पूर्व कांग्रेसी नेता सुनील जाखड़ के हाथों में है। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले रहने वाले नवजोत सिंह सिद्धू क्या फिर से बीजेपी में लौटने की योजना पर काम कर रहे हैं? वे लंबे समय से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ भी दिखाई नहीं दिए। पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता में है, कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है। इंडिया अलायंस के तहत दोनों दलों के साथ लड़ने और कभी अलग अलग लड़ने की बयानबाजी काफी समय से सामने आ रही है। नवजोत सिंह सिद्धू ने 1 फरवरी को पंजाब प्रदेश कांग्रेस समिति के 4 पूर्व अध्यक्षों के साथ बैठक की थी और इसके बाद चर्चा शुरू हो गई थी कि नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में अपनी अलग खिचड़ी पका रहे हैं। और इससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू से 31 जनवरी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा था कि हुनर होगा तो दुनिया कदर करेगी, एड़ियां उठाने से किरदार ऊंचे नहीं होते। नवजोत सिंह सिद्धू खुद पूर्व में पंजाब प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रमुख रह चुके हैं। पार्टी ने उन्हीं की अगुवाई में चुनाव लड़ा था। नवजोत सिंह सिद्धू काफी समय से पंजाब कांग्रेस की बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि सिद्धू के पंजाब प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के रिश्ते ठीक नहीं हैं। 1 फरवरी को पंजाब कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई थी और इस बैठक में नवजोत सिंह सिद्धू नहीं गए थे, बल्कि उन्होंने पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुखों के साथ एक अलग बैठक की थी। इसके बाद उन्हें नोटिस भेजा गया था। नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर ऐसे वक्त पर अटकलें लग रही हैं कि पंजाब में 11 फरवरी को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समराला में रैली करने वाले हैं। माना जा रहा है कि इस रैली के बाद नवजोत सिंह सिद्धू पर एक्शन लिया जा सकता है। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव भी नवजोत सिंह सिद्धू पर चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि क्या बीजेपी अपने दरवाजे सिद्धू के लिए खोलेगी, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी सियासी पारी बीजेपी के साथ ही शुरू की थी और कई बार सांसद भी चुने गए। लेकिन पंजाब की सियासत करने की इच्छा की वजह से उन्हें बीजेपी छोड़नी पड़ी, क्योंकि तब अकाली दल के साथ बीजेपी का गठबंधन था और अकाली दल नेता नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब की सियासत से दूर रखना चाहते हैं। लेकिन अब बीजेपी का अकाली दल के साथ गठबंधन नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी सिद्धू को वापसी का मौका जरूर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस के राहुल गांधी ताबड़तोड़ यात्रा कर रहे हैं। पहले भारत जोड़ो यात्रा और अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल गांधी इन यात्राओं को लेकर विपक्ष क्या कांग्रेस के नेता भी सवाल उठा चुके हैं। ममता बनर्जी ने तो हाल ही में कहा कि यात्रा नहीं, सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए घूम रहे हैं और कांग्रेस के आचार्य प्रमोद कृष्णम इस यात्रा को राजनीतिक पर्यटन करार दे चुके हैं। राहुल गांधी की यात्रा से कांग्रेस को सियासी लाभ मिले न मिले, लेकिन ये यात्रा कांग्रेस के खजाने को तेजी से खाली कर रही है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस का करीब 50 लाख हर दिन खर्च हो रहा है और न्याय यात्रा के दौरान खर्च और बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। अगर इससे बड़े पैमाने पर पार्टी का खजाना लुटाकर कांग्रेस चुनाव में कुछ हासिल नहीं कर पाई तो आर्थिक कंगाली की तरफ चली जाएगी, जिससे उबर पाना आसान नहीं होगा। 2022-23 में कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली गई इसकी यात्रा पर कुल 71 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च हुए थे। 145 दिन तक चली भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को श्रीनगर में समाप्त हुई थी। कांग्रेस की इस यात्रा पर औसतन रोज 49 लाख रुपए का खर्च आया था। कांग्रेस पार्टी की ओर से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए निर्वाचन आयोग के पास दाखिल लेटेस्ट एनुअल ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों पर 40 करोड़ 10 लाख 15,572 रुपए खर्च किए। वित्तीय वर्ष 22-23 में कांग्रेस पार्टी का चुनावी खर्च 192 करोड़ रुपए रहा। राहुल गांधी की रोजाना यात्रा पर 50 लाख रुपए का खर्च आया। उनकी कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा में प्रति किलोमीटर
1,59,000 रुपए खर्च हुए। ऑडिट की इस अवधि के दौरान कांग्रेस पार्टी ने 2022 में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में, जबकि 2023 की शुरुआत में त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में चुनाव लड़ा। हिमाचल प्रदेश में पार्टी को जीत मिली थी। वहीं 2022-23 के लिए कांग्रेस को 452 करोड़ 30 लाख रुपए का चंदा मिला। कांग्रेस पार्टी की इस रिपोर्ट में एक और दिलचस्प खुलासा यह हुआ कि रिपोर्ट की माने तो पार्टी का खर्च उससे मिलने वाली इनकम से ज्यादा है, मतलब कांग्रेस घाटे में चल रही है। कांग्रेस का कुल खर्च 2021-22, 2022-23 में 400 करोड़ रुपए से बढ़कर 467 करोड़ रुपए हो गया। 2021-22 में कांग्रेस की आय 541 करोड़ रुपए से घटकर 2022-23 में 452 करोड़ रुपए तक सिमट गई। पार्टी को मिलने वाले चंदे में 2021-22 में 347 करोड़ रुपए की तुलना में 22-23 में करीब 80 करोड़ रुपए की गिरावट आई है। अब लोकसभा का चुनाव करीब है। जाहिर है लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का खर्च कई गुना बढ़ जाएगा और ऐसा लगता नहीं कि अचानक कांग्रेस को मिलने वाला चंदा भी उसी हिसाब से बढ़े। इसी वजह से कांग्रेस ने क्राउड फंडिंग शुरू की, लेकिन उससे भी पार्टी का खजाना भरता नहीं दिख रहा। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा का विस्तार करते हुए इस साल भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी से शुरू की। उनकी ये यात्रा मणिपुर से शुरू हुई। अभी तक राहुल गांधी की इस यात्रा के तहत असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड तक वे घूम चुके हैं। घर का 2 बार चक्कर काटने के बाद अंत में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने अरविंद केजरीवाल को आखिरकार नोटिस थमा ही दिया और उनसे 3 दिन के भीतर इस पर जवाब भी मांगा है। आज पुलिस की एक टीम एक बार फिर सीएम केजरीवाल के आवास पहुंची, क्योंकि नोटिस केवल उसी व्यक्ति को दिया जाता है जिसके नाम पर इसे जारी किया गया है। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस को काफी इंतजार कराया। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऑफिस ने दावा किया कि वे नोटिस लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के अधिकारी उन्हें इसके लिए रसीद नहीं दे रहे। सीएम ऑफिस के दावों के बाद दिल्ली पुलिस ने कहा कि नोटिस केवल उसी व्यक्ति को दिया जाता है जिसके नाम पर इसे जारी किया गया। भारतीय जनता पार्टी पर आम आदमी पार्टी के विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश के आरोपों के सिलसिले में दिल्ली पुलिस मुख्यमंत्री को नोटिस देने पहुंची थी। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दावा किया कि जब अरविंद केजरीवाल के ऑफिस ने नोटिस लेने की पेशकश की तो पुलिस अधिकारियों ने रिसीविंग नोट देने से इनकार कर दिया। आम आदमी पार्टी ने यह दावा भी किया कि दिल्ली पुलिस सिर्फ तमाशा बनाने और मुख्यमंत्री केजरीवाल की छवि खराब करने के लिए मीडिया टीम्स को साथ लेकर आई थी। इससे पहले पूरे मामले पर सबूत मांगते हुए पुलिस अधिकारियों ने केजरीवाल के अलावा आतिशी के आवास पर भी दस्तक दी। हालांकि सूत्रों के मुताबिक आप के दोनों नेता अपने अपने आवास पर मौजूद नहीं थे। आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर ऑपरेशन लोटस 2.0 नामक अभियान के जरिए चुनी हुई दिल्ली सरकार को गिराने की कोशिश करने का आरोप लगाया। पिछले हफ्ते एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आतिशी ने दावा किया था कि भाजपा ने दल बदल के लिए उकसाने के लिए रिश्वत और धमकियों के साथ कई आप विधायकों से संपर्क किया। आतिशी ने यह भी खुलासा किया कि आम आदमी पार्टी के पास ऐसी ही एक ऑपरेशन लोटस 2.0 बातचीत की रिकॉर्डिंग है जो जरूरत पड़ने पर जारी की जाएगी। हालांकि बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस 2.0 के दावे को खारिज किया। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल फिर से झूठ बोल रहे हैं, जैसा कि वे पिछले 7 बार से कर रहे हैं। एक बार भी ये नहीं बता पाए कि उनसे संपर्क करने के लिए किस फोन नंबर का इस्तेमाल किया गया था, किसने उनसे संपर्क किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। झूठे आरोप लगाकर विक्टिम कार्ड खेलना अब अरविंद केजरीवाल को भारी पड़ने वाला है। सिर्फ सियासत करने और बीजेपी को बदनाम करने की नियत से अरविंद केजरीवाल और आतिशी मरलेना ने बिना किसी सबूत के विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगा दिया तो बीजेपी सीधा पुलिस के पास पहुंच गई। अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम सीधा केजरीवाल और आतिशी मरलेना के दरवाजे पहुंच गई। शुक्रवार रात तो दोनों ने नोटिस लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन सुबह होते ही क्राइम ब्रांच की टीम फिर से केजरीवाल के घर नोटिस देने जा धमकी। केजरीवाल और आतिशी मरलेना सहित आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के खिलाफ बीजेपी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को 30 जनवरी को यह शिकायत 6 पेज की दी। इसके बाद लीगल फॉर्मेलिटी यानी कानूनी औपचारिकता पूरी होने के बाद एसीपी के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस की एक टीम इंक्वायरी का नोटिस लेकर अरविंद केजरीवाल के घर गई थी। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम दिल्ली सचिवालय, सीएम हाउस और मंत्री आतिशी के घर पहुंची थी।
इंक्वायरी का नोटिस एफआईआर दर्ज होने से पहले दिया जाता है, जिसमें पुलिस शिकायत की जांच के दौरान इंक्वायरी का नोटिस देती है। जब दिल्ली पुलिस की एक टीम आतिशी के घर शुक्रवार को पहुंची थी तो टीम को जानकारी मिली कि आतिशी अभी चंडीगढ़ में है। आज फिर एक बार अरविंद केजरीवाल के घर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची। नोटिस के जरिए क्राइम ब्रांच की टीम अरविंद केजरीवाल और आतिशी से जानना चाहती है, आपने किस आधार पर अपने विधायकों को तोड़ने का आरोप लगाया। दूसरी बात यह कि आपने जो आरोप लगाया उस पर आपके पास क्या क्या सबूत हैं, और फिर यही कि अगर कोई सबूत है तो क्राइम ब्रांच को दें, क्राइम ब्रांच उसकी जांच करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर केजरीवाल ने 27 जनवरी को आरोप लगाया था कि भाजपा ने आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को पार्टी छोड़ने के लिए 25-25 करोड़ रुपए की पेशकश की है। साथ ही केजरीवाल सरकार को गिराने की धमकी भी दी है। इस संबंध में क्राइम ब्रांच टीम आरोपों के खिलाफ जांच में शामिल होने के लिए केजरीवाल के बयान लेना चाहती है। शुक्रवार को पुलिस की एक टीम केजरीवाल के घर गई थी, मगर दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने कहा कि केजरीवाल ने नोटिस लेने से मना कर दिया। क्राइम ब्रांच की दूसरी टीम आतिशी के घर भी गई, मगर उन्होंने भी नोटिस नहीं लिया। अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को ये नोटिस जांच में शामिल होने के लिए दिया जा रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले दिल्ली भाजपा इकाई ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा को एक शिकायती पत्र सौंपा था, जिसमें उनसे आपके आरोपों की जांच करने को कहा गया। शुक्रवार को जब केजरीवाल ने नोटिस नहीं स्वीकार किया, तब दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि हमने कहा था कि केजरीवाल सनसनी पैदा करने के लिए झूठे आरोप लगा रहे हैं। केजरीवाल के झूठ के पीछे का सच अब उजागर होने वाला है। वे जांच से नहीं भाग सकते, उन्हें जांच का सामना करना पड़ेगा। पुलिस मुख्यालय में दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा से मुलाकात के बाद सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल से अपने आरोप साबित करने के लिए कहा गया था, लेकिन आपकी ओर से कोई भी सबूत के साथ आगे नहीं आया। सचदेवा ने कहा था कि इससे पता चलता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेताओं द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह से निराधार थे। केजरीवाल के मुताबिक भाजपा ने 7 आप विधायकों को कहा कि 21 विधायकों से बात हो गई है, बाकी विधायकों से भी बात कर रहे हैं। उसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिरा देंगे, आप भी आ जाओ, 25 करोड़ रुपए देंगे और भाजपा की टिकट से चुनाव लड़वा देंगे। केजरीवाल ने यह भी कहा कि भाजपा का दावा है कि उन्होंने हमारे 21 विधायकों से बात की है, लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक सिर्फ 7 विधायकों से बात हुई है। 7 विधायकों ने भाजपा का ऑफर ठुकरा दिया। दावा है इस बातचीत का रिकॉर्ड है। आतिशी ने कहा कि बातचीत रिकॉर्ड हुई है, केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और 21 विधायकों को तोड़कर हमारी सरकार को गिरा देंगे। ममता बनर्जी ने अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ममता बनर्जी ने कांग्रेस और खास तौर से राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा, राहुल गांधी में दम है तो वे वाराणसी जाएं, पीएम मोदी को वहां से चुनाव हरा कर बताएं। ममता बनर्जी ने यह कहा कि विपक्षी गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बंगाल आई थी, उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं दी। ममता ने मुर्शिदाबाद की एक रैली में राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला और कहा कि मुझे नहीं पता कि कांग्रेस 300 में से 40 सीटें भी जीतेगी या नहीं, फिर भी ये अहंकार क्यों है? आप बंगाल आए मगर मुझे बताया भी नहीं। हम तो इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं, मगर आप में हिम्मत है तो वाराणसी में बीजेपी को हरा कर दिखाइए। आप उन जगहों पर भी हार गए जहां पहले जीतते थे। ममता बनर्जी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान बीड़ी मजदूरों से मुलाकात को लेकर भी निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कहा कि ये कोई नया स्टाइल चल पड़ा है फोटोशूट कराने का। जो लोग कभी चाय की दुकान पर भी नहीं गए, अब वे बीड़ी श्रमिकों के साथ बैठने का दिखावा कर रहे हैं। ये सभी प्रवासी पक्षी की तरह हैं। इस बीच राहुल गांधी से रघुनाथपुर में वामपंथी नेताओं ने भी मुलाकात की। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद सीपीआईएम के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने कहा कि ममता बनर्जी भी इंडी गठबंधन की ट्रेन से उतरने के लिए तैयार हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आरएसएस भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं। आरएसएस बीजेपी से मुकाबले के लिए राहुल गांधी भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले हैं। आगे उन्होंने कहा कि हम भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हम इस यात्रा के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए यहाँ आए हैं। बहुत सारे लोग शुरुआती स्टेशन से ट्रेन में चढ़े, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि कौन भाजपा के खिलाफ लड़ाई का हिस्सा बनेगा, कौन उतरेगा रास्ते में। ममता बनर्जी अब ट्रेन से उतरना चाहती हैं और हम इसका स्वागत करते हैं। ममता बनर्जी का ये बयान ऐसे समय में सामने आया जब टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया। तृणमूल कांग्रेस के इस फैसले के बारे में विपक्षी दलों के गठबंधन के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है और इस बीच ममता ने एक बार फिर से कांग्रेस को अपने तेवर दिखाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।